नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निम्मी की क्वेश्चन बैंक का हमने सॉल्यूशन करवाया था सेकेंड ईयर यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के। लगभग 21 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन सभी को आप ज़रूर देखेंगे। साथियों, अब हम फर्स्ट ईयर के लिए यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इनकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इनके कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बात करूं तो मॉड्यूल 6 तक इसमें दिया हुआ है। प्रत्येक मॉड्यूल में लगभग 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन है। इन सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद सेमेस्टर सेकंड को लेंगे, उसमें जितने भी मॉड्यूल है उन सबको सॉल्यूशन करवाएंगे। दोस्तों, वर्तमान में निम्मी क्वेश्चन बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी निम्मी क्वेश्चन बैंक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने ध्यान और नज़र में ज़रूर रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो क्वेश्चंस का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने वो 21 वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें। अब हम फर्स्ट ईयर में शुरू करेंगे, जहाँ सेमेस्टर 1 में मॉड्यूल 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये एसी थ्योरी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो हम इसमें 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज करेंगे इस वीडियो में, और पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से इसके वीडियो प्लेलिस्ट में अलग से अपलोड कर दिए जाएंगे। बने रहिएगा लास्ट तक, सभी क्वेश्चन पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको तरीका पसंद आएगा। लास्ट तक देखना। जब तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है, ससेप्टेंस की यूनिट क्या होती है। दोस्तों, थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा मैं इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक ससेप्टेंस ही नहीं 5-6 चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक दूसरे के अपोजिशन में भी होती है और कुछ एक चीज़ें और होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। R होता है रेजिस्टेंस और G होता है कंडक्टेंस या चालकता बोल सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद एक और आता है जिसको X से दर्शाते हैं और इसे रिएक्टेंस कहा जाता है, और कंडक्टेंस के बाद एक आता है उसे B से दर्शाते हैं और इसे ससेप्टेंस कहा जाता है। R और X का जो वेक्टर योग किया जाता है, सदिश योग, उससे कुल मान निकल कर आता है जिसको इम्पीडेंस यानी Z कहा जाता है। इसी तरह से G और B का वेक्टर योग करके कुल मान निकाला जाता है, जिसे Y से दर्शाते हैं और एडमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इन तीनों की यूनिट तो होती है ओम, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। इन तीनों की यूनिट तो है ओम, जबकि कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस, इन तीनों की यूनिट की जो है इकाइयों की जो यूनिट होगी वो होगी महो या फिर साइमन भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और बड़ी बात आपको मैं बता दूं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसी तरह से रिएक्टेंस और ससेप्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसी तरह से इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस कहलाता है। माय डियर, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, महो करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंडक्टिव कॉइल है जो 5 एम्पीयर करंट लेती है, उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करो जब 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर उसका पावर फैक्टर 0.8 हो। पहले तो देखो, क्वेश्चन में एरर है, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन इसने वाट में दे दिया, रेजिस्टेंस जो है वो ओम में होता है। सेकंड एरर मुझे जो लगता है वो है कि इसका जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो गलती कहीं ना कहीं है, क्योंकि आंसर इसका सी आएगा 38.4 ओम के आसपास। देखो कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम Z ज्ञात करेंगे, Z बराबर V/I से। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर रहे हैं, डायरेक्ट R बराबर V/I कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें इंडक्टिव कॉइल लिखा हुआ है। ये जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें R और X दोनों मिले हुए हैं, XL और R दोनों का विरोध हो रहा है।
इसलिए इस फॉर्मूले से जब आप 240/5 करेंगे तो जो 48 ओम वैल्यू आ रही है, ये 48 ओम वैल्यू जो है ये इम्पीडेंस की वैल्यू है, ठीक है ना। तो 48 ओम इम्पीडेंस हो गया। अब देखो पावर फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, R/Z। पावर फैक्टर दिया हुआ है, Z हमने निकाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे, R का मान ज्ञात करेंगे। रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए पावर फैक्टर इंटू इम्पीडेंस करना है, यानी 0.8 इंटू 48 करना है, कैलकुलेशन करके मिलान करना। हमारा आंसर यहाँ पर 38.4 ओम आना चाहिए, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप मिलान कर लेना अपने हिसाब से थोड़ा सा और, है ना। देख लेते हैं, 1 मिनट। 8 को 8 से करेंगे 6, 4 और 8 से 24 और, है ना, ठीक है, 8 से 32, 6 सही है ना, 38, 38.4 ही आएगा। तो ऑफिशियल आंसर की में भी गलत है, ध्यान रखना। इन्होंने इसका उत्तर माना है बी, तो वो भी गलत है। अगला सवाल, एसी परिपथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। माय डियर, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उम्मीद है ये तो याद ही होगा क्योंकि बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π√LC। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब इन दोनों का मान कम होगा, यानी या तो इंडक्टेंस का मान कम हो या कैपेसिटेंस का मान कम हो। सीधी सी बात है, अगर इन दोनों में से किसी का भी एक का मान कम होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब यहाँ देखो ऑप्शन ये एक ही दिया है, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, संधारित्र के मान में कमी करके, सो दैट हमारा उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन इन्होंने दिया ही नहीं, सीधा 5वां आ गया। कोई बात नहीं, देखो 5वां क्या करें। व्हाट इज़ द मेन केज फॉर बिलो 0.5 लेगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। ये कह रहा है कि एक 3 फेज प्रणाली ऐसी है जिसमें पावर फैक्टर 0.5 से भी ज़्यादा लेगिंग हो गया, मतलब बहुत कम है और लेगिंग भी है। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा इंडक्टिव लोड होगा पावर फैक्टर उतना ही कम होगा, ठीक है। सी उत्तर हो जाएगा, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। अधिक प्रेरणिक भार के कारण जो रिएक्टिव पावर है सर्किट में, उसको इंडक्टिव प्रकृति की मानी जाएगी। सवाल नंबर 6, स्टार संयोजित सिस्टम में जब 3 फेज अनबैलेंस लोड आ जाए तो न्यूट्रल में धारा कितनी होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक हम सब यही पढ़ते आए कि जब बैलेंस लोड हो तो न्यूट्रल में धारा, है ना। और हम सब जानते हैं कि जब बैलेंस लोड हो तो न्यूट्रल में धारा 0 होती है। लेकिन माय डियर ध्यान रखना, जब भी अनबैलेंस होता है ना, तो उन तीनों के फेजर योग के बराबर होती है, ठीक है ना। किसके होती है, फेजर योग के। अब देखो यहाँ पर इसने फेजर योग का तो ऑप्शन नहीं दिया, बी ऑप्शन दिया, लेकिन वो बीजगणितीय योग दे दिया। तो बीजगणितीय योग नहीं होता, तीनों का फेजर होता है। और फेजर से निष्कर्ष ये निकलता है कि न्यूट्रल में धारा किसी एक फेज में चलने वाली धारा से अधिक कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, तीनों फेजों में करंट मान लीजिए 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर चल रही है, तो न्यूट्रल में करंट इस 4 एम्पियर से भी कम ही होगा। सो दैट हमारा ऑप्शन रहेगा डी, कि फेजों में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में भी कम होगा। अगला सवाल 7वां, आसान सा ही है, आप कर भी सकते हैं इसे, जो भी रेगुलर स्टडी करने वाले स्टूडेंट है कर पाएंगे। 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में अपरेंट पावर कैलकुलेट कीजिए जब लाइन करंट और पावर फैक्टर दोनों दिए हुए हो। देखो आभासी शक्ति निकालनी है, और 3 फेज सिस्टम में जब भी आभासी शक्ति निकालना हो तो फॉर्मूला होता है √3V/I, और केवीए में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग देंगे। ध्यान रखें, हमें यहाँ पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, 1.732 इंटू 415 इंटू लाइन करंट दिया हुआ है 16, बस। और इसमें आपको भाग दे देना है 1000 का। माय डियर, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपने उत्तर का मिलान करेंगे, आपका ऑप्शन बी आना चाहिए, 11.5 kVA। कैलकुलेशन करके
मुझे कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताना आपका कितना उत्तर आया इस क्वेश्चन का, और एक मुझे इससे दूसरे क्वेश्चन की भी ज़रूर बताना कि आपका भी इतना ही आएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में बी उत्तर माना हुआ है, जबकि अपने हिसाब से इसका सी उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेगुलर स्टडी करने वाले बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि 3 फेज सर्किट में पावर मापने की 2 वाटमीटर विधि का उपयोग किया जा रहा है। दोनों वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 हो। अब एक चीज़ तो हमें स्पष्ट पता है कि अगर पावर फैक्टर 0 है तो वास्तविक शक्ति खपत भी 0 ही है। इसका मतलब दोनों वाटमीटर की तो कोई रीडिंग होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तविक वाटमीटर वास्तविक शक्ति दर्शाता है। वास्तविक शक्ति अगर 0 है तो फिर वाटमीटर की रीडिंग कहाँ आएगी, नहीं ना। तो पहला ऑप्शन तो ये बनता है W1 बराबर W2 बराबर 0, यानी दोनों वाटमीटर की रीडिंग 0 होगी। लेकिन यहाँ जो वाटमीटर काम में लिए जाते हैं वो दोनों दिशाओं में विक्षेप दर्शाने वाले होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है तो एक वाटमीटर विपरीत दिशा में भी रीडिंग देता है, तो वाटमीटर में माइनस में रीडिंग वाला भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है, इसलिए फिर यहाँ दूसरा ऑप्शन ये भी बनेगा। ध्यान से समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा कि दोनों की रीडिंग बराबर होगी लेकिन विपरीत संकेत के साथ होगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक वाटमीटर प्लस की 100 वाट रीडिंग देगा तो दूसरा वाटमीटर माइनस की 100 वाट रीडिंग देगा, सो दैट टोटल पावर कंजप्शन कितना आया, 0। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम अगर पावर फैक्टर 0 की बात करें तो दोनों वाटमीटर में कोई रीडिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है। क्या करोगे, कहाँ जाओगे, ऑप्शन देखने होंगे। ठीक है, सी उत्तर सही है, दोनों वाटमीटर की रीडिंग बराबर लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 240 वोल्ट है, उसके लिए आरएमएस मान कितना आरएमएस मान है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा ही है, आरएमएस मान दिया हुआ हो, पीक वैल्यू निकालनी हो तो आरएमएस मान को पीक फैक्टर 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। 240 को करोगे तो ये आएगा 339.5। चलिए साथ में इधर से 15वां और करवा देता हूँ। 15वां सवाल कह रहा है 3000 वाट है, बैलेंस लोड है, 0.8 पावर फैक्टर है, स्टार में जुड़ा हुआ है, लाइन करंट की गणना करो। अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये लगाना है, P बराबर √3 VL/IL cos फाई। बताइए क्यों? क्योंकि शक्ति वाट में दी हुई है और cos फाई जब भी लगता है जब वाट में दिया हुआ हो। अब यहाँ से देखो लाइन करंट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर में √3 VL इंटू cos फाई का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। यानी IL बराबर पावर 3000 वाट √3 1.732 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, इन सब का आपको भाग देना है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे और अपने उत्तर का मिलान करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.2 एम्पियर करंट। कैलकुलेशन ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका भी ये सवाल का आंसर इतना ही आया क्या, क्योंकि क्रॉस चेक हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। 11वां सवाल क्या कह रहा है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है। देखो रिएक्टिव पावर जो होती है वो हम सब जानते हैं VI साइन फाई से होती है ना, VI कोस फाई से होती है एक्टिव पावर और VI से होती है अपरेंट पावर। 16वां क्वेश्चन देख लो, 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में दोनों वाटमीटर की रीडिंग समान है तो पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसने ये नहीं बताया यहाँ पर कि वैसे तो देखो समान रीडिंग का मतलब यही होता है कि या तो दोनों प्लस प्लस की देंगे या दोनों माइनस माइनस की देंगे, है ना। और दोनों वाटमीटर की रीडिंग जब बराबर होती है तो ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर इकाई हो, यानी फेज अंतर 0 डिग्री हो, पावर फैक्टर इकाई हो, तो दोनों वाटमीटर पॉजिटिव रीडिंग देते हैं और समान रीडिंग देते हैं। ठीक है, इस पर दोस्तों मैंने एक डिटेल से आपको वीडियो क्लास दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए पॉलीफेज वाले में, वहाँ जाकर इसे आप ज़रूर देखें।
आपको शक्ति मापने की विधियों के बारे में बहुत अच्छे से वहाँ पर कवर अप हो जाएगा। 12वां सवाल देखो, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, XL 36 है, XC 24 है, परिपथ की इम्पीडेंस की गणना करो। भाई बहुत ही सिंपल है, सीरीज़ में जेड ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आर स्क्वेयर, और देखो ज़्यादा कौन है, XL है क्या, तो पहले XL आएगा, ठीक है। ध्यान रखना XL और XC में पहले वैल्यू उसी की रखी जाती है जिसका मान अधिक हो, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, 5 की स्क्वायर करोगे 25 आएगा। इन दोनों का अंतर देखो, 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना उत्तर आ रहा है आपका, 12। तो 12 की स्क्वायर आप करोगे है ना, 144 आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 का रूट निकालोगे तो 13 ओम उत्तर आ जाएगा, है ना। ज़रूर एक बार आप भी कैलकुलेशन कीजिएगा, मिलान करें हमारे साथ, ज़रूर आप भी चलें। अगला सवाल 17वां देख लो पहले। 24 ओम प्रतिरोध वाली कॉइल के पावर फैक्टर की गणना करो जो 5 एम्पीयर की धारा लेती है। देखो भाई, पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, R/Z। R तो दिया हुआ है 24, लेकिन Z नहीं है ना, Z निकाल दो। Z के लिए क्या फॉर्मूला है, V/I। 250 वोल्ट की सप्लाई है, 5 एम्पीयर की धारा लेता है, Z आएगा 48 ओम। R/Z करोगे यानी 24/48 करोगे, उत्तर कितना आएगा, बहुत ही आसान है ना, 0.5 आएगा। दोस्तों न्यूमेरिकल का फॉर्मूला और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप हमारे साथ कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा। अपने लेवल पर इन क्वेश्चंस को आप दोबारा हल ज़रूर करें। उत्तर सही आ रहा है क्या, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। सिंगल फेज AC सर्किट में फेज अंतर पूछा है 90 डिग्री का, और 3 फेज में 120 डिग्री का, ठीक है। और 18वां सवाल देख लो पहले इधर से। 18वां सवाल कह रहा है कि RLC परिपथ में Z की गणना करने का सही सूत्र क्या होगा जब XL XC से कम हो। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है, मैंने बताया ना आपको। ये कह रहा है कि XL कम है, तो ध्यान रखना पहले वो वैल्यू रखी जाती है जिसका मान ज़्यादा हो। पहली बात तो देखो सही फॉर्मूला किस में, मैं आपको बताऊं, A गलत है, C गलत है, दो तो फॉर्मूले ही गलत है। सही सूत्र लिखा हुआ है B और D में। अब B में XL को पहले लिख रखा है, जबकि वो कम है तो बाद में आना चाहिए। हालांकि वैसे कैलकुलेशन करते समय फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस वैसे ही संख्या आ ही जाती, लेकिन फिर भी एक मानना होता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसे पहले रखें, सो दैट D उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। R² प्लस XC माइनस XL की होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर से देखो 14वां सवाल क्या कह रहा है, स्टार संयोजित परिपथ में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में संबंध क्या है। भाई यहाँ पर मैं आपको 3-4 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। पहला, लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ए उत्तर सही हो गया। लेकिन दूसरा तरीका एक और भी है, और वो ये है कि अगर आपको फेज वोल्टेज ज्ञात करना भी पड़ गया तो लाइन वोल्टेज में √3 का भाग दे दो। अगर √3 का भाग नहीं दो तो लाइन वोल्टेज को 0.577 से मल्टीप्लाई करो, तब भी आपका फेज वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने हो गए कुल 18 क्वेश्चन। आइए 19वें सवाल की बात कर लेते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है कि रेजिस्टेंस 15 ओम, परिणामी प्रतिघात 20 ओम। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, परिणामी प्रतिघात का मतलब होता है XL माइनस XC या XC माइनस XL करके ही दे रखा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस 20 ओम है, इसने हमें बता दिया, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमसे पूछा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है R/Z। देखो R दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है ना, सॉरी 15 ओम है, 20 ओम नहीं है, 15 ओम है। और Z ज्ञात करना है, तो Z ज्ञात करने के लिए देखो 20 और 15 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 20 और 15 का जब आप Z निकालेंगे तो वो आएगा 25। R² प्लस X² करना, दोनों का अंडर रूट करना, यानी 15 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट करोगे उत्तर आएगा 25। 15/25 करोगे तो उत्तर आएगा 0.6, ठीक है। तो पावर फैक्टर का जो हमारा मान है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और अगला सवाल है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस। एक सर्किट है जिसमें 8 एम्पीयर की धारा, 240 वोल्ट की सप्लाई है, और आपको एडमिटेंस ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, दो बातें बताता हूँ आपको मैं। Z ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है V/I, और जो Y होता है ना वो 1/Z होता है। इसका मतलब Y ज्ञात करने के लिए आप I/V कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्या करना है, I/V कर दो, यानी 8/240 कर दो,
और यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा 0.033 महो आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा। अब इसमें जितने भी न्यूमेरिकल आए थे ना दोस्तों, उन सबको कैलकुलेट करके ज़रूर आप अपना उत्तर निकालना, मिलान करवाना कितने सही वे सबके बराबर आ रहे हैं क्या। जिसका नहीं आ रहा उसका ज़रूर बताना कि ये गलत आ रहा है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इतने ही 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल में आपका सहयोग ज़रूरी है।